नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम डीपीएन सिंह है और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की क्लासेस लेता हूं। मुखर्जी नगर दिल्ली से जोहार एडू कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपकी क्लासेस ले रहा हूं। आप सभी का जोहार एडू कैंपस में स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है हो तो जल्दी से आप अपना एक रिप्लाई मुझे दें। जोहार जोहार बेटा, जोहार। नमस्कार आशीष रंजन जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, जमशेदपुर से हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो जैसा कि कल मैं आप लोगों को साइंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बॉटनी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, और साथ में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं या जीवित प्राणी होते हैं उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जोहार जोहार बेटा। अच्छा, बोकारो से विकास कुमार जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बोकारो स्टील प्लांट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सोनी नीलम जी, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामना। तो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक जानकारी दी थी कि बायोलॉजी है क्या। आज जो है हम लोग जहाँ तक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। क्लियर है। तो इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो है ये जो बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो उसे इंटरनल कहते हैं, और जब बॉडी के बाहर स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था। एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि बडिंग क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लोन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन सब पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब जो है बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जीवों का वर्गीकरण। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जीवों का वर्गीकरण का मतलब यह है कि एक समय ऐसा था ना बेटा कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीवधारी आप पाए जाते थे। किसी को यह नहीं मालूम था कि कौन प्लांट होता है, कौन एनिमल है, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसको क्या कहा जाए। तो उस समय के लोग क्या करते थे, उस समय के लोग सिर्फ एक चीज़ कि भूख लगी तो उन्हें भोजन चाहिए, और भोजन के लिए लोग तलाश करते थे। जो सामने दिखाई देता था बेटा उसको मारते थे और उसको खाते थे। इसीलिए उनको असभ्य कहा जाता था, क्योंकि मानव को मार के खा जाता था बेटा, मानव जानवर को मार के खा जाता था। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, समाज का निर्माण हुआ, लोग धीरे धीरे बौद्धिक हुए। तो उसी क्रम में जब जीवों के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। ये जो कैरोलस लीनियस नामक जो वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले
सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया? सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। चूंकि ये सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किए थे, इसीलिए बेटा कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है। टैक्सोनॉमी को वर्गीकी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बेटा पीटी में बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब देखिए, कैरोलस लीनियस ने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था ना, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम क्या रखा था? उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम रखा था टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो उन्होंने प्रपोज किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी पर दो तरह की जातीय प्रजातियां पाई जाती हैं, एक प्लांट के रूप में और एक एनिमल के रूप में। तो इन्होंने क्या किया कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो प्रजातियों में इसको बांट दिया, एक प्लांट के रूप में और एक एनिमल के रूप में। इसी का नाम रखा गया कि उन्होंने कहा कि भाई एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है, उसी का नाम इन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन रख दिया। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस, एंड कैरोलस लीनियस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दैट्स व्हाई कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसीलिए इनको कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एक बात और बता दे रहा हूं, यही कैरोलस लीनियस हैं जिनको द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पी मतलब होता है मटर, मटर का वानस्पतिक नाम है पाइजम सेटाइवम। तो पाइजम जो होता है यह वंश कहा जाता है, और जो सेटाइवम है वह जाति कही जाती है। तो पाइजम सेटाइवम दो भागों में बांटा गया है, वंश और जाति में। इसी को द्विनाम पद्धति बोला जाता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक आप लोगों को? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई ना आपको कि पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? ये बात तो क्लियर है ना? अब देखिए हुआ क्या कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर। ये आर.एच. व्हिटेकर जो थे, इन्होंने कहा कि भाई इस पृथ्वी पर सिर्फ प्लांट और एनिमल ही नहीं पाए जाते हैं, इस पृथ्वी पर और भी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ना ही प्लांट का गुण होता है और ना ही एनिमल का गुण होता है, ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ एक सेल से हुआ है। ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें प्लांट का कैरेक्टर और एनिमल का कैरेक्टर दोनों पाया जाता है। तो उन्हें आप कहाँ रखेंगे, इस तरह की चर्चा की गई। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि आर.एच. व्हिटेकर ने उसमें संशोधन किया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और आर.एच. व्हिटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम है 5 किंगडम ऑफ
क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज्ड किया था। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज्ड किया, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। और इन्होंने पांचों का नाम रखा। पांचों का क्या नाम रखा? एक का नाम रखा मोनेरा, दूसरे का नाम रखा प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम रखा फंगी, चौथे का नाम रखा प्लांटी और पांचवें का नाम रखा एनिमेलिया। तो बेटा ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 भागों में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को बांट दिया आर.एच. व्हिटेकर ने, और कहा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं वह सभी जीवधारी इन्हीं परिवारों में रखे जाएंगे। तो इनकी अलग अलग श्रेणी है। आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मोनेरा के बारे में जानेंगे। मोनेरा, देखिए मोनेरा एक ऐसा परिवार है जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव रहते हैं। यानी याद रखना, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव हैं वह सभी मोनेरा में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? मोनेरा में रखे जाते हैं। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें, क्योंकि बहुत सारे मन में, बच्चों के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसे हम लोग प्राचीन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन कोशिका कहते हैं। दूसरी चीज, प्राचीन कोशिका के बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती। यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती। यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक या तो अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होता है। चौथी इसकी खास बात है कि इसमें डीएनए नामक संरचना पाई जाती है और इस डीएनए को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके अलावा इसमें मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम क्या करता है? ये जो मीसोसोम नामक जो संरचना है वह एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक राइबोसोम पाया जाता है और ये राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का पाया जाता है। और ये S को लेकर आप परेशान मत होइएगा। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये राइबोसोम का एक यूनिट होता है स्वेडबर्ग, इसीलिए इसको 70S टाइप रखा गया है। तो ये जो संरचना पाई जाती है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये पूर्ण विकसित सेल नहीं होता। इसमें मैंने पहले ही बताया है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें डीएनए नामक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें
एक मीसोसोम नामक संरचना पाई जाती है। मैंने आपको अभी वहां बताया है कि मीसोसोम का काम क्या होता है। मीसोसोम का काम होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना, और इसमें आपको राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है जो 70S टाइप का होता है। बाकी इसके अंदर तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह की संरचना अगर आपको देखने को मिले अगर किसी सेल में जिसमें सिर्फ इतनी ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की एक और खासियत होती है, इसको जान लें। प्रोकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और आपके न्यूक्लियस हो गए, गाल्गी बॉडीज हो गया, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है बेटा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीवधारी किस परिवार में रखे जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा सर प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव मोनेरा में रखे जाते हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा बन रही होगी कि सर प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीवधारी कौन कौन से हैं, जरा उसका एग्जाम्पल नाम बताया जाए। तो मैं कुछ नाम आपको बता दे रहा हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, ये साइनोबैक्टीरिया जो है यह प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। इसको चूंकि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है प्लांट का भी, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। एक और एग्जांपल जान लीजिए कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा माइकोप्लाज्मा, ये जो माइकोप्लाज्मा है जिसको हम लोग PPLO के नाम से जानते हैं, ये PPLO माइकोप्लाज्मा कहलाता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में अगर किसी को देखा जाता है सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, तो वो माइकोप्लाज्मा है। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया। ये सभी के सभी बेटा आपको प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। तो मोनेरा परिवार, पहला परिवार मैंने आपको बता दिया कि जीवधारियों के पहले परिवार का नाम मोनेरा है। मोनेरा में रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं वो सभी जीवधारी प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। यहाँ आप एक बार देख लें, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ लें। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी क्लासेस जो आपको मिलेंगी जोहार एडू कैंपस के ऐप पर मिलेंगी। जोहार एडू कैंपस झारखंड PCS की जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, जो झारखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड स्टेट PCS की, उसके प्रीलिम्स की क्लासेस यहाँ चलाई जा रही हैं। तो यदि आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो जोहार एडू कैंपस का जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप है, उसको ज्वाइन करेंगे। वहाँ मैंने फर्स्ट डे जो आपको सिलेबस डिस्कशन किया है उस पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो और मेरा नाम आप सब जान ही रहे हैं, मेरा नाम DPN सिंह है और मैं झारखंड PCS का मुख्य परीक्षा की क्लास लास्ट ईयर मैंने जो लास्ट हुआ था उसमें मुख्य परीक्षा और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया था। और अभी जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैं जनरल साइंस की शुरुआत किया हूं, जो आज मेरी दूसरी क्लास है। अगर सिलेबस का डिस्कशन लेकर देखा जाए तो ये मेरी तीसरी क्लास आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, तीसरी क्लास आपको मिलेगी। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मोनेरा के बारे में बताया, तो ये सारी जानकारी जो मैंने अभी आपको दी है ये क्लियर हो गया बेटा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा फैमिली है, ये तो मोनेरा के बारे में मैंने आपको बताया। जो दूसरी फैमिली है, दूसरी फैमिली का नाम है प्रोटिस्टा। देखिए, प्रोटिस्टा जो फैमिली है, इसमें जो जीव रहते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं प्लस यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल से निर्मित जीव आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल जो है आपको, जैसे मान लीजिए आपका हो गया अमीबा, आपका हो गया पैरा मीसियम, आपका हो गया यूग्लिना एटसेट्रा। ये जो तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, ये तीनों एग्जाम्पल जो है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल से निर्मित होते हैं। यूग्लिना के बारे में कहा जाता है कि यूग्लिना जो है ये लिंकेज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बोला जाता है। लिंकेज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी बोली जाती है, जिसको यूग्लिना कहते हैं। तो जितने भी इस पृथ्वी पर जीवधारी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यानी एक कोशिका से मिलकर बने हैं और यूकैरियोटिक सेल से निर्मित हैं, उन सभी जीवधारियों को जिस परिवार में रखा जाता है उसे हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए, इसमें यूनिसेलुलर तो समझ में आ रहा होगा, यूकैरियोटिक सेल क्या है इसको थोड़ा आप समझ लें। यूकैरियोटिक सेल को बेटा आधुनिक कोशिका कहते हैं। दूसरी चीज, यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। तीसरी खास बात यह है, सभी कोशिकांग पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। चौथी खास बात यह है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है यह एक आधुनिक कोशिका है। यूकैरियोटिक जो है पूर्ण विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण करता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल होता है बेटा। तो आइए एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम आपको एक समझाने का प्रयास करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। प्लांट सेल,
देखिए, ये जो सेल है ये प्लांट सेल का यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। इसमें दो तीन बातें पहले जान लीजिए। सबसे पहले इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है। इसका जो दूसरा लेयर है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसमें ये जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल है, ये इसके अंदर तरल पदार्थ है। तो इसका नाम मैंने पहले लिख देता हूं। ये जो होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है केंद्रक, इसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका बोला जाता है इसे, ये केंद्रिका कहा जाता है। तो ये केंद्रक के भाग होते हैं बेटा, इसे कहा जाता है केंद्रक, ठीक है। ये सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं यूकैरियोटिक सेल में, ये केंद्रक का स्ट्रक्चर बना दिया पूर्ण विकसित। अब इसके बाद बेटा यहां से ऐसे एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो होता है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसे रफ क्यों कहते हैं? इसलिए रफ कहते हैं क्योंकि इनके सरफेस पर कुछ इस तरीके की संरचना डेवलप हो जाती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। तो राइबोसोम अटैच हो जाता है तो इसका सरफेस खुरदुरा हो जाता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई बाबा खान जी, बहुत बहुत बधाई, डीएसपी बन गए, बहुत बहुत बधाई। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखिए ये जो है, आपको इसमें और बताऊं कि इसमें जो है, ये जो है ग्रीन कलर में जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल, वैक्यूल मतलब होता है रिक्तिका। और साथ ही साथ इसमें ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसको गोल्गी बॉडीज या एक और नाम से जाना जाता है डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है इसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। और जो राइबोसोम होता है ना वह 80S टाइप का होता है। एस मतलब स्वीडवर्ग यूनिट, मैंने आपको बताया है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेटा। तो ये हरित लवक होता है। अब इसके अंदर ये सब जो है
ये जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह का जब आपको इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे किसी भी सेल में तो उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और ये जो संरचना बनाया गया है ये प्लांट सेल की संरचना है, इसे प्लांट सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्लांट सेल में इस तरह का पूरा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाया जाता है। तो मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहा था। ये पूरी की पूरी संरचना आपने देख लिया। आइए एक एक करके हम इनके बारे में पहले जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि जो सेल होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665 and cell theory was proposed by Swan और स्लाइडेन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी प्रपोज किया था। तो ये तो मैंने सेल के बारे में आपको एक जानकारी दी है। और सेल जो होता है, अगर इसकी हम टाइप की बात करें तो 2 टाइप का सेल होता है। एक होता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि इन दोनों की संरचना के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की क्या खासियत होती है। तो सेल वॉल के बारे में जान लें कि सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो सेल वॉल के बारे में जान लीजिए कि सेल वॉल जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर बोला जाता है। और इसकी खासियत एक और जान लीजिए, ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है बेटा। सेल वॉल जो होता है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। और सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। अब देखिए, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अगर पूछा जाए कि प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज बोला जाता है। और यही चीज, एक चीज और जान लें, अगर पूछा जाए फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है तो फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है तो बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का।
तो ये तीनों बातें याद रखिएगा आप लोग कि प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और फंगस यानी कवक का जो सेल वॉल होता है वह काइटिन का बना होता है और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। एक चीज और जान लीजिए, ये कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल को ये क्या करती है, तो प्लांट सेल को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही साथ जो प्लांट सेल का जो एक शेप होता है ना, आकार होता है, उसको बनाए रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको भी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार ही, आप लोगों का स्नेह है जो झारखंड पीसीएस के जो हमारे प्रिय विद्यार्थी जो हमारी क्लासेस कर रहे हैं, आप सभी का बहुत स्नेह, बहुत प्यार हमें मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों की क्लासेस लेता रहूं। देखिए मेरी क्लास में आपको, चूंकि क्या है ना कि आप सभी लोग पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आप सबका एक बहुत बड़ा सपना है एसडीएम बनने का, डिप्टी एसपी बनने का, और जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वो उसको क्वालिफाई करने का। तो क्या है ना कि मेरी क्लास में आपको बेटा जोक सपाट नहीं मिलेगा। मेरी क्लास में बहुत गंभीरता से क्लासेस चलती हैं। मैं पूरी क्लास में सिर्फ पढ़ाता हूं और उद्देश्य सिर्फ ये रहता है बेटा कि अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने पढ़ाने के द्वारा दिया जाए, अपने जो भी मैं ज्ञान दे सकूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं, जिससे क्या है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको थोड़ी आसानी हो। और यदि आप अपने जीवन में सफलता को अगर सिरोधार्य करते हैं, अगर आप एसडीएम बनते हैं, डिप्टी एसपी बनते हैं, तो वो तो सब आपकी मेहनत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें महसूस होता है कि चलो यार, आपकी सफलता में मैं भी 2 कदम चलकर आपकी सफलता तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद किया हूं। तो बेटा पूरी ईमानदारी से, पूरे तन मन धन से आप मेहनत करिएगा, क्योंकि आपका खुद का एक कैरियर उससे जुड़ा होता है, आपके माता पिता का स्वप्न होता है, आपके समाज का एक समाज के लिए आप एक दर्पण का काम करते हैं। अगर आप ढंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो आप अपने समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और वहाँ जो गरीब बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनको कोशिश करिएगा सिलेक्शन पाने के बाद कि उनको भी उस मुख्य धारा में लाने का, ताकि वो भी आप जैसे होनहार विद्यार्थी बनकर अपने प्रदेश का, अपने देश का सम्मान ऊंचा करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है बेटा कि हम अपने क्लासेस में आप सभी को पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊं, ताकि आप सभी को एक बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज आपको मिले। देखिए साइंस एक टफेस्ट पार्ट है, मुझे मालूम है, लेकिन साइंस को बेटा 13-14 साल तो मुझे हो गए पढ़ाते हुए, एक बहुत पुराना अनुभव हो गया है। तो अब एक साइंस के साथ खेलने का मन करता है। क्या होता है ना कि मैं विद्यार्थियों को कोशिश करता हूं कि आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, जो मैं बातें कह रहा हूं, उस बातों को आप समझ रहे होंगे और आप सभी तक आसानी से मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था ये सेल वॉल का। ये चीज़ याद रखिएगा कि एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है सेल वॉल बेटा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। बहुत बार मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है। तो याद रखिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। लिपिड कुछ और नहीं होता है, यह वसा होता है। तो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई संरचना होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना बेटा। दूसरी चीज, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है यह आवश्यक छोटे पदार्थों को
कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर स्थानांतरित करता है। यानी ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ नेसेसरी स्मॉल मटेरियल फ्रॉम इनर सेल टू आउटर सेल, फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन है और अंदर जो है ये भोज्य पदार्थ रखा हुआ है, अंदर भोज्य पदार्थ है और ये बाहर जो कुछ आवश्यक पदार्थ हैं। तो जो कुछ पदार्थों को ये क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर करता है और कुछ पदार्थों को सेल मेम्ब्रेन से अंदर करता है। तो यही कार्य ये संपन्न करता है, इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक और जान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनित पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। यह चयनित करके पदार्थों को बाहर और अंदर करने का काम करता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है बेटा। और एक बात और जान लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इस सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया था, इस सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया था और उस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पूछा जा सकता है, एक एक शब्द आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया, और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जिसने प्रपोज्ड किया था उस वैज्ञानिक का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन से संबंधित, जिसका नाम रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देने के बाद उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मटेरियल फ्रॉम इनर सेल टू आउटर सेल, फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल, और दिस इज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। तो ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। ये बताइए कि सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास सुन रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ये सभी क्लासेस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि झारखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस के दृष्टिकोण से ये पीटी की क्लासेस ली जा रही हैं। ये जोहार एडू कैंपस है, मिस्टर आर के पांडे सर का जोहार एडू कैंपस पे मैं प्रारंभिक परीक्षा की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें जनरल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आपके जो 15 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, इससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद आशीष रंजन जी, आप बहुत ईमानदारी से मेरी क्लासेस कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चों का रिप्लाई जानना चाहता हूं कि आप सभी लोगों की क्लासेस, आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास, सारी बातें समझ में आ रही हैं जो बताया जा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसे कोशिका का
ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बेटा। देखिए, यह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी जीवधारी के शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी जीवधारी के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह श्वसन की जो क्रिया होती है यह मुख्य रूप से दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसको जान लीजिए। इसका मतलब होता है वायवीय श्वसन और एनएरोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही स्पष्ट है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, ऑक्सीजन क्या करेगा, उनका ऑक्सीडेशन करेगा। जब ऑक्सीडेशन करेगा, ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। और जो एनर्जी बनता है बेटा वो किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। तो ये बात जान लीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है जो भोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन के दौरान ये एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा एटीपी के रूप में। यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। और दूसरे प्रोसेस को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ये सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। और इस दौरान दो एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस नामक जो प्रोसेस है यह सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। बहुत बार पूछा गया है कि कहां यह कंप्लीट होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में, और दो एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल जो है यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है और 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो 36 एटीपी का निर्माण अगर क्रेब्स साइकिल करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एटीपी का निर्माण कहां हो रहा है, तो आपका उत्तर होगा कि सर क्रेब्स साइकिल में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो सर्वाधिक एटीपी का निर्माण क्रेब्स साइकिल में हो रहा है। और क्रेब्स साइकिल कहां होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक एटीपी बनता है, इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आई बात समझ में? यहां तक बात क्लियर हो गया होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। आज आपका ये कॉन्सेप्ट, यहां जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आज आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि आखिर पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल को समझाने के लिए मुझे आपको रेस्पिरेशन बताना पड़ा है, और रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यह दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो इस आधार पर मैंने आपको यह बता दिया कि सबसे अधिक एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है क्रेब्स साइकिल के दौरान, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आज आप लोगों को यह बात क्लियर हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के कारण क्रेब्स साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और ज़्यादा एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए, एक सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। ये जो लवक होता है ना, ये प्लांट को कलर और फूड दोनों प्रोवाइड करता है। अब देखिए, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, एक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, एक जो होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको बोला जाता है हरित लवक। ये जो हरित लवक है प्लांट्स में ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण वही क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए प्लांट्स को स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। थैंक यू दिनेश कुमार जी, थैंक यू। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक, और वर्णी लवक का मतलब होता है यह प्लांट में सभी रंगों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एक को छोड़कर। अपवाद क्या है इसमें? हरे रंग को छोड़कर, यानी कि सभी रंग के लिए जिम्मेदार है। जितने भी रंग आपको प्लांट्स में दिखाई देंगे वो सभी रंग क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के कारण दिखाई देते हैं, सिर्फ हरे रंग को छोड़कर। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको बोला जाता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक कहते हैं, ये होता है कलरलेस, यानी रंगहीन बोलते हैं इसे। कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है, और ये मुख्य रूप से जड़ में पाया जाता है। मुख्य रूप से जड़ों में मौजूद होता है, और इसका काम होता है भोजन को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। मुख्य रूप से ये भोज्य पदार्थों को स्टोर करता है बेटा। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको बोला जाता है
अमाइलोप्लास्ट। याद रखिएगा ये नाम। प्लास्टिड बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिड जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, क्या एनिमल सेल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखिएगा। एनिमल सेल में बेटा एब्सेंट होता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है प्लास्टिड, और प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। क्रोमोप्लास्ट जो सभी रंग जो दिखाई देते हैं फल फूल पत्तियों में, वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, हरे रंग को छोड़कर। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस पार्ट होता है, जड़ों में पाया जाता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है ये। और अमाइलोप्लास्ट ये 3 भागों में बटा होता है। तो अमाइलोप्लास्ट का काम हो गया, ये जो अमाइलोप्लास्ट है यह मंड का संचय करता है, स्टार्च का संचय करता है, मंड का संचय करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग बटा होता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, तो जो इलियोप्लास्ट होता है ना, इलियोप्लास्ट जो होता है यह स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट, वसा और तेल का ये संग्रह करता है। और तीसरा जो भाग होता है वह होता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, तो जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है यह प्रोटीन का संचय करता है। तो इस प्रकार से बेटा ये 3 भागों में बटा होता है, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है ना? तो ये प्लास्टिड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि प्लास्टिड्स जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एक बात और आप लोग ध्यान से सुन लें, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है थाइलेक्वाइड, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। और ये पूरी संरचना जो दिख रही है ये ग्रैनम कहलाती है, ग्रैनम। इसी तरीके से पूरे क्लोरोप्लास्ट में ये फैले होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फैले होते हैं। ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार का होता है। एक लाइट के प्रेजेंस में होता है जिसे बोला जाता है लाइट रिएक्शन, और एक लाइट के एब्सेंस में होता है जिसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन। यानी रात में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसे डार्क रिएक्शन, और दिन में जो होता है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 10 बार, कि लाइट रिएक्शन किस में होता है फोटोसिंथेसिस का। तो आप लोग का उत्तर होगा कि लाइट रिएक्शन जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया गया कि डार्क रिएक्शन किस में होता है, तो आप लोगों का उत्तर होगा कि डार्क रिएक्शन जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। एक चीज़ और नोट करके बता दे रहा हूं क्लास के अंत में, कि नोट करके कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और डीएनए क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, कहीं अगर डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं पूरा शुरू से आपको एक बार दिखा देता हूँ जो जो आज टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है।
हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अपनी बात शुरू की है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया कैरोलस लीनियस के बारे में। जो बच्चे नए जुड़े होंगे वो ध्यान से देख लें। कैरोलस लीनियस के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया और द्विनाम पद्धति के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिर आर.एच. विटेकर के बारे में बताया गया कि इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। अभी फंगी प्लांटी एनिमेलिया नहीं पढ़ा है। तो मोनेरा क्या होता है, मोनेरा का पूरा एक डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया, डिटेल नॉलेज हम लोगों ने प्राप्त किया कि मोनेरा किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीवधारी जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें रहते हैं, उसे हम लोग मोनेरा कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है उसका पूरा डिटेल बताया गया। फिर हमने प्रोटिस्टा के बारे में आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूनिसेलुलर जीवधारी कौन कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो लगे हाथ हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको एक जानकारी दे दी स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया गया। साथ ही साथ मैंने आपको सेल के बारे में बताया कि सेल होता क्या है और सेल के प्रकार कितने होते हैं और ये कुछ फैक्ट्स आपको बताया जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो सेल का सबसे बाहरी लेयर है उसके बारे में बताया गया, किससे बना होता है ये मैंने आपको नोट करके बता दिया। सब टू दी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बारे में आपको जानकारी दी गई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो इसको समझाने के लिए रेस्पिरेशन को बताना पड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको बताया गया। फिर मैंने आपको प्लास्टिड क्या होता है, लवक जो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कि ये प्लास्टिड्स क्या है ये जान लीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट के बारे में आपको बताया गया। क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है ये पूरा आपको मैंने बता दिया। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है वो कैसा होता है और किस में होता है। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी गई। नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पूछता है। स्ट्रक्चर इसलिए रौनक बताया जाता है ना कि स्ट्रक्चर से चीज़ें जो होती है थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको संरचनात्मक जानकारी है तो संरचना से अगर समझाया जाए स्ट्रक्चर के माध्यम से तो वो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। बेटा मेरी अभी तो लाइव क्लासेस 7 बजे से चल रही है जोहार एडू कैंपस पर। 7 बजे से मेरी क्लासेस चल रही है जोहार एडू कैंपस पे बेटा। क्लासेस कैसी लगी आप लोगों को, जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं, जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं। हाँ, एक काम करना ज़रूर कि 10 ईयर 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे ना तो उससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो भी पढ़ाया जा रहा है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो हमें सही दिशा में हमारी जानकारी हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो टीचर वही हो, सही फैकल्टी वही बढ़िया होता है जो आपके मस्तिष्क पर अपनी बातों की छाप बना दे, आपके मस्तिष्क में वो सारी बातें समझ में आ जाए। हाँ, भूलना एक प्रक्रिया है, भूलते याद करते हैं तो चलते रहेंगे हम लोग, लेकिन क्या है ना कि अगर वो दिमाग में बैठ जाए और बार बार जब उसको देखे पलट के तो चीज़ें क्लियर आपको दिखाई दें। और जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपको कहीं देखना ना पड़े, आप डायरेक्ट उसका आंसर बताते हुए चलें। तो मेरी कोशिश बेटा यही रहती है कि साइंस अगर पढ़ाऊँ तो साइंस ऐसा पढ़ाऊँ कि मेरा पढ़ने वाला विद्यार्थी क्वेश्चन देखते ही उसके आंसर को तुरंत ट्रिक लगाए। ठीक है, तो कोशिश यही रहती है। अभी धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएं कि कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं आप सभी लोग। तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए मैं आपको यहीं अलविदा कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, शुभकामना, शुभ रात्रि।